नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बेहद दिलचस्प कहानी का पहला अध्याय लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अबव अपॉन हेड, सिर के ऊपर विचार। आरुषि जब एक सुबह नींद से उठी तो उसने खुद को एक किताब की दुनिया में पाया। हाँ, वह ट्रांसमाइग्रेट हो चुकी थी। अपनी असली दुनिया में आरुषि एक साधारण अभिनेत्री थी, जो अपनी छोटी सी कमाई में खुश रहना सीख चुकी थी। उसके परिवार में बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन कम से कम वह अपने पैरों पर खड़ी थी। उसने अभी थोड़े बहुत पैसे बचाने शुरू ही किए थे कि किस्मत ने उसे अचानक एक नई दुनिया में फेंक दिया। लेकिन यह नई जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसे समझ नहीं आया कि यह भगवान की दया थी या मुआवजा, लेकिन जिस किरदार में वह आई थी, वह एक अमीर घर की बेटी थी। उपन्यास में उसकी जन्म देने वाली मां ने उसकी शादी एक रईस परिवार में तय कर रखी थी और उसे परिवार की संपत्ति के लिए अपने भाई बहनों से मुकाबला करना था। उसका दुखद अंत पहले से तय था। असल किरदार की हरकतों से हैरान आरुषि ने फैसला किया कि वह चुपचाप रहेगी और एक अमीर लेकिन बेकार इंसान बनकर जिंदगी बिताएगी। एक दिन उसके परिवार वालों ने महसूस किया कि वह बदल गई है। अजीब बात यह थी कि वे उसके चेहरे पर तैरते हुए विचार, सबटाइटल्स, पढ़ सकते थे। यहाँ तक कि उसका दूसरा भाई विवान, जो हमेशा उसे नजरअंदाज करता था, भी उसके चेहरे पर लिखी बातें देख सकता था। आज ये क्या पहन लिया है? क्या इसे सच में लगता है कि ये अच्छा लग रहा है? और जब विवान अपना डायरेक्टर बनने का सपना छोड़कर कंपनी में वापस जाने वाला था, तब उसने आरुषि के चेहरे पर लिखा देखा, पावर के लिए लड़ने से क्या फायदा? जो पसंद है वही करो और पैसे भी कमाओ। कितने बेवकूफ हो तुम। दूसरा भाई विवान, बात तो सही है। सबसे बड़ी बहन रिया, जो हमेशा आरुषि के चेहरे पर आने वाले शब्दों को नजरअंदाज करती थी, एक दिन अचानक रुक गई। क्या ये पागल हो गई है? ताकत के लिए शादी करना जरूरी है क्या? इसके पास खुद इतना पैसा है। अपनी संपत्ति के बारे में सोचने के बाद बड़ी बहन रिया ने चुपचाप अपनी तयशुदा शादी ठुकरा दी। कुछ समय बाद आरुषि ने महसूस किया कि उसकी पॉकेट मनी बढ़ती जा रही है। अपने दूसरे भाई विवान और बड़ी बहन रिया द्वारा दिए गए महंगे गहनों को देखते हुए वह गहरी सोच में पड़ गई। अध्याय 1, उपन्यास की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेशन। ऑफिस और काम के भारी ट्रैफिक के बीच गाड़ी धीरे धीरे रेंग रही थी। आरुषि, जो अभी अभी सिर की चोट, कॉन्कशन के कारण अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी, ड्राइवर के कुशलता से गाड़ी चलाने के बावजूद काफी पीली और असहज दिख रही थी। उनकी मां अमृता आरुषि के बगल में बैठी थी। आरुषि को तकलीफ में अपना मुंह ढकते देख उनका दिल बैठ गया। अमृता ने आगे बढ़कर धीरे से आरुषि की पीठ थपथपाई। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हमें डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए थी और 2 दिन और अस्पताल में रुक जाना चाहिए था, बेटा। यह कोई मामूली चोट नहीं है। अगर बाद में कोई दिक्कत हुई तो, अमृता ने कहा। मैं सच में ठीक हूँ, माँ, आरुषि ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा। वैसे भी मेरे सारे जरूरी चेकअप हो चुके हैं। और आपको तो पता ही है, मुझे अस्पताल में फिनाइल और दवाइयों की गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उससे मेरा जी मिचलाने लगता है। अस्पताल की वह गंध वाकई परेशान करने वाली थी, लेकिन तुरंत डिस्चार्ज होने की असली वजह यह नहीं थी। असल में उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उस अस्पताल में एक पल भी और रुके। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके साथ ट्रांसमाइग्रेशन जैसी अजीबोगरीब घटना होगी। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि वह उसी उपन्यास की दुनिया में आ चुकी थी, जिसे उसने हाल ही में पढ़ा था।
वह इस कहानी के एक बेहद छोटे और मामूली किरदार के शरीर में आ गई थी। यह एक ऐसी लड़की थी जिसे अपनी मां की एक अमीर बिजनेसमैन से दूसरी शादी के कारण ऐशोआराम की जिंदगी मिल गई थी। पिछले कुछ सालों से वह एक बड़े रईस खानदान की बेटी बनकर हर सुख सुविधा का आनंद ले रही थी। उसके सौतेले पिता गिरीश सिंघानिया अपनी पत्नी अमृता और सौतेली बेटी आरुषि के साथ काफी अच्छा व्यवहार करते थे। हालांकि वे दिल से बहुत करीब नहीं थे, लेकिन गिरीश दिल के बड़े थे और उन्होंने उन्हें हर वह चीज दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। अगर आरुषि बिना किसी बखेड़े के चुपचाप अपनी जिंदगी जीती, तो वह अगले 7 जन्मों तक बिना किसी चिंता के ऐश कर सकती थी। लेकिन इस शरीर की असली मालकिन खुद आफत मोल लेने पर तुली थी। सौतेले पिता के अच्छे व्यवहार को उसने अपनी ताकत समझ लिया और खुद को उस अमीर सिंघानिया परिवार की असली वारिस मानने की भूल कर बैठी। यहाँ तक कि वह गिरीश के अपने 3 सगे बच्चों के साथ जायदाद के लिए मुकाबला करने के सपने देखने लगी। उसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने नहीं था और इसका अंजाम साफ था। सिंघानिया साम्राज्य के पावर सेंटर तक पहुंचने से पहले ही घर के सबसे बड़े बेटे आरव ने, जिसके हाथ में असली कमान थी, उसे घर से निकालकर दूर किसी सुदूर इलाके में भेज दिया था। इस बखेड़े में उसकी बेकसूर मां अमृता भी पिस गई। अपनी बेटी को अकेला न छोड़ते हुए अमृता भी उसके साथ चली गई। चूंकि वे कहानी के मुख्य किरदार नहीं थे, इसलिए उपन्यास में इसके बाद मां-बेटी का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि बिना पैसे और बिना किसी सहारे के उस अजनबी जगह पर उनका अंत कितना दर्दनाक रहा होगा। आरुषि ने मन ही मन राहत की सांस ली कि वह बिल्कुल सही समय पर इस शरीर में आई है। इस ट्रांसमाइग्रेशन से ठीक पहले असली आरुषि को पता चला था कि उसकी सौतेली बहन कंपनी में काम करने लगी है। उसने भी कंपनी ज्वाइन करने की जिद पकड़ ली, लेकिन सौतेले पिता गिरीश ने यह कहकर मना कर दिया कि वह अभी बहुत छोटी है। बस इसी बात पर उसने यह सारा ड्रामा रचा था। उसका मकसद कंपनी में काम करना नहीं था, बल्कि वह दुनिया को दिखाना चाहती थी कि वह भी सिंघानिया परिवार की बेटी है। अस्पताल में भर्ती होने का यह पूरा नाटक उसने खुद प्लान किया था। उसने एक नकली कार एक्सीडेंट का नाटक किया, अस्पताल में भर्ती हुई और इंतजार करने लगी कि उसके सौतेले पिता गिरीश उसे देखने आएं। उसने पहले से ही मीडिया और फोटोग्राफर्स का इंतजाम कर रखा था ताकि जैसे ही गिरीश आएं, उनकी तस्वीरें और वीडियो लीक कर दिए जाएं। इससे दुनिया को पता चल जाता कि वह सिंघानिया परिवार का हिस्सा है। मानना पड़ेगा कि यह लड़की जितनी नासमझ थी, उसकी योजना उतनी ही बेवकूफी भरी थी। सौतेले पिता गिरीश कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि बिजनेस की दुनिया के एक मजे हुए खिलाड़ी थे। वे उसकी इस घटिया चाल को एक पल में समझ गए। वैसे भी वह इतने व्यस्त रहते थे कि अपने सगे बच्चों के बीमार होने पर अस्पताल न जा पाएं, तो अपनी इस ड्रामेबाज सौतेली बेटी को देखने भला क्यों आते। आरुषि इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि तभी मां अमृता ने उसे 2-3 बार आवाज दी, जिससे उसका ध्यान टूटा। आरुषि, कहाँ खो गई हो? तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? आरुषि ने अमृता की तरफ देखकर एक फीकी मुस्कान दी और अपने बैग से फोन निकाला। स्क्रीन पर लतिका का नाम चमक रहा था। वह इस लड़की को अच्छे से जानती थी। लतिका इस शरीर की असली मालकिन की सबसे पक्की सहेली थी। दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। सच तो यह है कि अस्पताल में भर्ती होने का यह घटिया आइडिया भी इसी लतिका ने दिया था। आरुषि का बिल्कुल मन नहीं था कि वह उसका फोन उठाए, लेकिन वह जानती थी कि लतिका इस पूरी साजिश का हिस्सा है। अगर उसने फोन नहीं उठाया, तो लतिका न जाने क्या नया बखेड़ा खड़ा कर देगी।
और फिर आरुषि के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसने कॉल रिसीव की। जैसे ही फोन उठा, दूसरी तरफ से एक हड़बड़ाई हुई लड़की की आवाज आई, आरुषि। क्या हुआ? मैं अस्पताल के रास्ते में ही हूँ। क्या तुम्हारे सौतेले पिता वहां पहुंचे? अपनी भौहें सिकोड़ते हुए आरुषि ने अपने गुस्से को काबू किया और जितना हो सके सामान्य आवाज में कहा, लतिका, तुम्हें अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। मुझे डिस्चार्ज मिल गया है और मैं घर जा रही हूँ। क्या? दूसरी तरफ से लतिका की चीख सुनाई दी। उस तीखी आवाज से आरुषि के सिर का दर्द और बढ़ गया। उसका मन किया कि वह फोन उठाकर फेंक दे। मैं घर के रास्ते में हूँ। बाकी बात बाद में करते हैं। यह कहकर आरुषि ने तुरंत फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा, उसने देखा कि अमृता उसकी तरफ बड़ी हिचकिचाहट भरी नजरों से देख रही हैं। माँ, आप कुछ कहना चाहती हैं? आरुषि ने पूछा। अमृता ने एक गहरी सांस ली, लेकिन तुरंत कुछ नहीं बोली। उन्होंने दबी छुपी नजरों से आगे की सीट पर बैठे ड्राइवर की तरफ देखा। कुछ पलों के बाद उन्होंने धीरे से पूछा, क्या वह लतिका का फोन था? आरुषि ने माँ का इशारा समझ लिया। ड्राइवर गाड़ी में था, इसलिए माँ खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। उसने बिना बात को बढ़ाए सीधे जवाब दिया, हाँ माँ, वह अस्पताल आने वाली थी। पर मैंने कह दिया कि मैं घर आ चुकी हूँ, तो अब उसे आने की जरूरत नहीं है। चूंकि गाड़ी गिरीश के भेजे हुए ड्राइवर की थी, इसलिए मां बेटी ने आगे कोई बात नहीं की। अमृता ने देखा कि आरुषि का चेहरा अब भी उतरा हुआ है। उन्हें लगा कि शायद उसे गाड़ी में उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। फिक्रमंद होकर उन्होंने आरुषि से कहा कि वह उनकी गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर ले। शुरुआत में आरुषि मना करने वाली थी, लेकिन जब उसने अमृता की आंखों में वो बेपनाह ममता और फिक्र देखी, तो वह खुद को रोक नहीं पाई और उनकी गोद में सिर रख दिया। जब वह लेटी थी, तो अमृता बड़े प्यार से उसकी पीठ सहला रही थी। उनके चेहरे पर अपनी बेटी के लिए असीम स्नेह था। आरुषि, जिसने अपनी पिछली जिंदगी में 20 साल से भी ज्यादा समय तक माँ का प्यार नहीं पाया था, इस छुअन से उसका दिल भर आया। देखा जाए तो इस शरीर की असली मालकिन के पास न सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी थी, बल्कि एक ऐसी माँ भी थी जो उस पर अपनी जान छिड़कती थी। यह एक ऐसी खुशी थी जिसके लिए दुनिया में लोग तरसते हैं। पर वह लड़की कभी इस प्यार की कद्र नहीं समझ पाई, हमेशा लालच और बेवकूफी में अंधी रही। लेकिन अब जब वह इस शरीर में आ चुकी थी, तो वह उस लड़की की पुरानी और बेवकूफाना योजनाओं को आगे बढ़ाने का सोच भी नहीं सकती थी। कम से कम इस प्यारी माँ की खातिर तो बिल्कुल नहीं, जो उससे इतना प्यार करती थी। अध्याय 2, अभिनेत्री बनने की चाह। आरुषि का दिमाग अभी भी कई तरह के विचारों से घिरा हुआ था, लेकिन अब उसे गाड़ी में उतनी बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी जितनी शुरुआत में हो रही थी। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक बेहद आलीशान विला के सामने आकर रुकी। मां अमृता ने बड़े प्यार और सावधानी से आरुषि को गाड़ी से नीचे उतरने में मदद की। दोनों बिना कुछ बोले खामोशी से बगीचे के रास्ते आगे बढ़ने लगी। घर के मुख्य दरवाजे के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि अमृता अचानक रुकी और आरुषि के कान में धीरे से फुसफुसाई, आरुषि, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी सच में हमारी नहीं हो सकती। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सच में पसंद हो। तुम्हारी अपनी एक अलग जिंदगी है, बेटा। आरुषि यह सुनकर थोड़ी हैरान रह गई। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि माँ अमृता हमेशा से ही अपनी बेटी के मन के इरादों और चालों को अच्छी तरह जानती थी। माँ, मैं समझ गई हूँ, आरुषि ने बेहद गंभीर और सच्चे लहजे में कहा। मैं अब तक बहुत बेवकूफ थी, लेकिन अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा।
अमृता ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। पिछले कुछ सालों में आरुषि ने जो कुछ भी किया था, वे उससे अच्छी तरह वाकिफ थी और वे अपनी बेटी की जिद को भी जानती थी। उन्हें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि उनके इन 2 शब्दों से आरुषि का मन रातों रात बदल जाएगा। उन्हें लगा कि उन्हें आने वाले समय में धीरे धीरे ही उसे समझाना होगा। चलो, अगर तुमने वाकई यह सोच लिया है तो अंदर चलें। अमृता ने उसका हाथ थामा और दोनों घर के अंदर दाखिल हो गईं। जैसे ही उन्होंने लिविंग रूम, बैठक में कदम रखा, दोनों के कदम ठिठक गए। सौतेले पिता गिरीश सिंघानिया और दूसरा भाई विवान सोफे के 2 अलग-अलग कोनों पर बैठे हुए थे। दोनों के बीच बातचीत का नामोनिशान नहीं था। एक अखबार पढ़ने में मग्न था तो दूसरा अपने मोबाइल में व्यस्त था। उनके बीच की दूरी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच हजारों पहाड़ों और नदियों का फासला हो। वे कहीं से भी बाप बेटे नहीं लग रहे थे। अरे, तुम लोग वापस आ भी गए? गिरीश ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा। फिर तो जतिन का जाना बेकार ही गया। जतिन गिरीश का पर्सनल असिस्टेंट था। आरुषि के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलने पर गिरीश ने जतिन को निर्देश दिया था कि वह ऑफिस के काम के बाद अस्पताल जाकर आरुषि की खैरियत ले आए। अमृता ने इस बात पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर गिरीश हमेशा से ऐसे ही थे। जब वे अपने सगे बच्चों के प्रति इतनी कम फिक्र दिखाते थे, तो आरुषि तो फिर भी उनकी सौतेली बेटी थी। आरुषि ने गिरीश के इस शांत और सामान्य चेहरे को देखा और मन ही मन मुस्कुरा उठी। उसने सोचा, देखा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस शरीर की असली मालकिन ने ख्वाब बुने थे कि उसके इस नकली एक्सीडेंट और अस्पताल वाले ड्रामे को देखकर गिरीश खुद भागे भागे उसे देखने आएंगे। यह तो महज एक खुशफहमी थी। आरुषि ने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहा, चिंता के लिए शुक्रिया, अंकल गिरीश। पर सच में ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने अपनी बगल से आ रही एक कड़वाहट भरी नजर को महसूस किया। आरुषि ने मुड़कर देखा। विवान अपनी भावनाओं को छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। वह आरुषि की तरफ एक व्यंग्यभरी मुस्कान से देख रहा था और उसकी आंखें साफ कह रही थी, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही खास समझती हो ना? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वे सिर्फ परवाह करने का नाटक कर रहे हैं? आरुषि अंदर ही अंदर थोड़ी अवाक रह गई। उपन्यास की कहानी और इस शरीर की पुरानी यादों के मुताबिक उसका यह सौतेला भाई विवान अक्सर लोगों की नजरों में गैर जिम्मेदार और लापरवाह माना जाता था। शुरुआत में उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने डायरेक्शन, फिल्म निर्देशन के करियर पर था और जब तक उसने अपने बड़े भाई आरव के साथ पारिवारिक बिजनेस के लिए मुकाबला करने के बारे में सोचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि विवान के पास एक डायरेक्टर के रूप में कमाल का टैलेंट था। अगर आरुषि अपने नजरिए से सोचे तो उसे समझ नहीं आता था कि जब विवान के पास कंपनी के शेयर्स हैं और उसे हर साल बिना कुछ किए करोड़ों का डिविडेंड मुनाफा मिलता है, तो वह आराम से उस पैसे से फिल्में क्यों नहीं बनाता? वह फालतू में बिजनेस की सिरदर्दी क्यों पालना चाहता है? तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। दुनिया में वाकई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपनी लाइफ एंजॉय करना ही नहीं आता। विवान, जो आरुषि के मजे लेने का इंतजार कर रहा था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई और वह बिल्कुल सुन्न पड़ गया। ठीक उसी पल उसने देखा कि आरुषि के सिर के ठीक ऊपर एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स हवा में तैर रहा है, जिसमें यह लाइन लिखी हुई थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे लाइव स्ट्रीमिंग या टीवी शोज के दौरान स्क्रीन के ऊपर दर्शकों के कमेंट्स, सबटाइटल्स तैरते हुए निकलते हैं। यह क्या बकवास है? विवान ने कसकर अपनी आंखें बंद की और इस भ्रम को दूर करने के लिए अपनी आंखों को जोर से मला।
जब उसने दोबारा आंखें खोलकर देखा तो आरुषि बस चुपचाप खड़ी गिरीश से बात कर रही थी। उसके सिर के ऊपर अब कुछ नहीं था। क्या यह वाकई सिर्फ मेरा वहम था? विवान ने सोचा। आरुषि, अगर तुम सच में कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम्हारा स्वागत है। हालांकि वहां का काम काफी पेचीदा है और तुम्हें अपनी बड़ी बहन रिया की तरह ही सबसे निचले स्तर एंट्री लेवल से एक साधारण कर्मचारी के रूप में शुरुआत करनी होगी, गिरीश ने अचानक गंभीर होते हुए कहा। वहां मौजूद बाकी तीनों लोग इस अचानक बदले फैसले को सुनकर चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि गिरीश का इरादा अचानक कैसे बदल गया। आरुषि ने तुरंत खुद को संभाला और बेहद संजीदगी से जवाब दिया, आपके इस ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकल गिरीश, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके इस प्रस्ताव की कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे वह चीज मिल गई है जिसके लिए मैं सचमुच जुनूनी हूँ। थोड़ा रुककर आरुषि ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं एक अभिनेत्री एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आखिरकार गिरीश ने ही उस खामोशी को तोड़ा। उनके चेहरे का असमंजस साफ दिख रहा था जब उन्होंने आरुषि की तरफ देखा। अचानक यह फैसला क्यों? शुरुआत में तो तुम कंपनी में आने की जिद पर अड़ी थी और मैंने सिर्फ इसलिए मना किया था क्योंकि वहां का काम बहुत थका देने वाला होता है। आरुषि इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि गिरीश के बगल में बैठा विवान अपनी आंखें मटका रहा था। उसके पिता बड़ी बड़ी बातें करने और दुनिया के सामने नाटक रचने में कितने माहिर थे, यह बात विवान से छिपी नहीं थी। गिरीश ने विवान के इस हावभाव को पकड़ लिया, लेकिन आरुषि अपने ही विचारों में खोई होने के कारण इस मूक बातचीत को नहीं देख पाई। आरुषि ने अपनी बात समझाते हुए कहा, असल में एक्टिंग का शौक मुझे काफी लंबे समय से है। कॉलेज के दिनों में भी मैं ड्रामा क्लब का हिस्सा थी। हाल ही में एक बड़ी टैलेंट एजेंसी ने मुझसे संपर्क किया था और मैंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध भी साइन कर लिया है। यह सुनते ही मां अमृता के मुंह से एक हैरान कर देने वाली चीख निकल गई। क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया? गिरीश और विवान दोनों ने भी उसे गहरी हैरानी से देखा। आखिरकार अभी कुछ समय पहले तक तो आरुषि कंपनी में शामिल होने की जिद पर अड़ी थी और उसे इसके अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। और अब उसने एक एक्ट्रेस के तौर पर बकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। आरुषि ने अमृता का हाथ थामकर उन्हें दिलासा देते हुए कहा, मां, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। मैंने साइन करने से पहले कानूनी जानकारों से उस कॉन्ट्रैक्ट की अच्छी तरह जांच करवा ली थी। वह पूरी तरह सुरक्षित और सही है। इसके अलावा जो मैनेजर मुझे गाइड कर रही हैं, उनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। मैं बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हूँ। अमृता ने एक हल्की और गहरी सांस ली। उनका लहजा थोड़ा गंभीर हो गया। आरुषि, एक एक्ट्रेस बनने की राह उतनी आसान नहीं होती जितनी दूर से दिखती है। बिना सोचे समझे ऐसे जल्दबाजी में फैसले मत लो जिससे तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। गिरीश ने पहले अमृता की तरफ देखा और फिर आरुषि की तरफ मुड़ते हुए मां की बात का समर्थन किया। अमृता ठीक कह रही है आरुषि। इस फैसले पर दोबारा सोचने के लिए थोड़ा समय लो। और जहां तक उस कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तुम जब चाहो अपने दूसरे भाई विवान की मदद ले सकती हो। वह इसके लीगल, कानूनी पहलुओं को देखने में तुम्हारी मदद कर देगा। अध्याय 3, उसकी कोई पहचान नहीं होगी। शुरुआत में विवान बिल्कुल अलग-थलग खड़ा होकर शांत भाव से पूरी बातचीत को बस देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने इस चर्चा में अपना नाम सुना, वह मुंह बनाते हुए बड़बड़ाया, मैं भला उसकी मदद क्यों करूं? कॉन्ट्रैक्ट उसने खुद साइन किया है, तो अब वही इसे संभाले।
गिरीश ने विवान की तरफ एक नापसंदगी भरी नजर से देखा। वे अपने बच्चों के बीच के इस मनमुटाव और तालमेल की कमी से अच्छी तरह वाकिफ थे। जैसे जैसे वक्त बीतता है, इंसान यही उम्मीद करता है कि परिवार में सब कुछ शांति से चलता रहे, भले ही वह शांति सिर्फ दिखावे के लिए ही क्यों न हो। गिरीश उस दिखावे को भी हर हाल में बनाए रखना चाहते थे। विवान ने बिना डरे सीधे गिरीश की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक साफ बगावत और जिद थी, जिसके लिए उसके चेहरे पर कोई पछतावा या झिझक नहीं थी। बाप बेटे के बीच चल रही इस मूक जंग को देखकर आरुषि के दिमाग में विचारों का दौर शुरू हो गया। इतने बड़े होने के बाद भी यह अपने पिता के सामने बच्चों की तरह नखरे दिखा रहा है। कितनी बचकानी हरकत है। विवान के चेहरे के हावभाव अचानक कड़े हो गए। उसने एक बार फिर आरुषि के सिर के ऊपर हवा में तैरता हुआ एक टेक्स्ट बॉक्स देखा, लेकिन इस बार वह पूरी बात नहीं पढ़ पाया क्योंकि वह बॉक्स बहुत तेजी से आकर गायब हो गया। वह सिर्फ 2 ही शब्द ढंग से पढ़ पाया, बचकानी हरकत। क्या आरुषि के साथ कुछ गड़बड़ थी, या फिर खुद उसकी अपनी आंखें उसे धोखा दे रही थीं? और वैसे भी क्या आरुषि का मतलब यह था कि वह बचकाना है? यह लड़की वाकई बिल्कुल भी पसंद करने लायक नहीं थी। आरुषि को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। उसने चेहरे पर एक बेहद साफ और सच्ची मुस्कान लाते हुए गिरीश से कहा, अंकल गिरीश, आपको मेरे दूसरे भाई विवान को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्टिंग वाकई मेरा जुनून है और यह फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं माफी चाहती हूँ कि अपनी नासमझी के कारण मैंने यह बात पहले आप लोगों से शेयर नहीं की। गिरीश ने कुछ पलों के लिए आरुषि को गौर से देखा और फिर खुलकर ठहाका मारते हुए हंस पड़े। बहुत बढ़िया। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो इसी राह पर आगे बढ़ो। अगर आगे चलकर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी आए तो परिवार से कहने में संकोच मत करना। ऐसे मामलों में गिरीश आम तौर पर अपने विचार किसी पर नहीं थोपते थे। अगर आरुषि एक्टिंग को लेकर इतनी गंभीर थी तो वे उसकी पसंद का सम्मान करने के लिए तैयार थे। वैसे भी तुम दोनों अब एक ही फील्ड में काम कर रहे हो। विवान, याद रखना कि तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना है और फिल्म इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाइयों से उसे बचाकर रखना है। गिरीश ने बेहद संजीदगी से विवान को सलाह दी, लेकिन विवान इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यह नामुमकिन है। उसने यह रास्ता खुद चुना है। क्या उसे सच में लगता है कि कोई भी उठकर आएगा और सीधे एक्टिंग करने लगेगा? बिना किसी हुनर या टैलेंट के इस इंडस्ट्री में उसकी कोई पहचान नहीं होगी। विवान की इस कड़वी और सीधी बात पर मां अमृता की आंखों में थोड़ी नाराजगी साफ दिखी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे बस उसे एक ठंडी नजर से देखा। आरुषि को विवान की इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं लगा। आखिर सिंघानिया परिवार के लोग यही सोच रहे थे कि उसने एक्टिंग की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या पढ़ाई नहीं की है, इसलिए उनका शक करना लाजमी था। लेकिन यह बात आरुषि को बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी। इस उपन्यास की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले वह अपनी असल जिंदगी में भी एक एक्ट्रेस ही थी। भले ही वह बहुत मशहूर नहीं थी, लेकिन उसने थिएटर और कई नाटकों में काम किया था। एक अनाम एक्स्ट्रा, भीड़ का हिस्सा बनने से लेकर छोटे-मोटे सपोर्टिंग रोल हासिल करने तक का सफर बाहर से देखने वालों को भले ही आसान लगे, लेकिन इसकी मुश्किलों को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे खुद जिया हो। इस चकाचौंध भरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जहां लाखों लोग आते हैं, कुछ लोग तो पूरी जिंदगी सिर्फ छोटे-मोटे किरदारों में ही गुजार देते हैं। जब बात अपने बेटे विवान से निपटने की आती थी तो गिरीश हमेशा बेबस हो जाते थे। वे दूसरों के सामने उसे डांट भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, चलो पहले सब लोग रात का खाना खा लेते हैं।
आरुषि अभी अभी अस्पताल से आई है। उसे जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में आराम करना चाहिए। गिरीश के इतना कहते ही बाकी सब शांत हो गए। डाइनिंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जहां सिर्फ प्लेटों से टकराते चम्मचों की आवाजें आ रही थीं। आरुषि को अब भी थोड़ा जी मिचलाने जैसा महसूस हो रहा था, जिससे उसकी भूख पूरी तरह गायब हो गई। उसने बेहद सलीके से अपने कांटे और छुरी को टेबल पर रखा, सबको एक्सक्यूज मी कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आरुषि को जाते देख माँ अमृता भी बिना कुछ बोले टेबल से उठीं और उसके पीछे चली गईं। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ बाप बेटे रह गए थे। विवान चुपचाप बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसका चेहरा काफी गंभीर था। जब से आरुषि के सिर के ऊपर वो अजीबोगरीब टेक्स्ट बॉक्स दिखने की घटना हुई थी, वह लगातार छुप छुप कर आरुषि पर नजर रख रहा था। लेकिन उसके बाद से उसके सिर के ऊपर दोबारा ऐसा कुछ नहीं चमका था। क्या वे घटनाएं वाकई सिर्फ उसके दिमाग का कोई वहम थीं? एक बार को तो भ्रम माना जा सकता था, लेकिन लगातार 2 बार। विवान इसी कशमकश में उलझा हुआ था। क्या वाकई आरुषि के साथ कोई रहस्यमय बात थी, या फिर उसकी अपनी आंखें ही उसे धोखा दे रही थीं? हो सकता है कि घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर काम करने की वजह से उसकी आंखों पर ज्यादा जोर पड़ रहा हो और उसे ऐसी चीजें दिख रही हों। नहीं, अपनी तसल्ली के लिए उसे एक बार अस्पताल जाकर अपनी आंखें चेक करवानी ही होंगी। विवान, आरुषि के प्रति तुम्हारे मन में चाहे जो भी भावनाएं हों, मैं तुमसे यही कहूंगा कि खुद पर थोड़ा काबू रखो। मेरे लिए परिवार की सुख शांति सबसे ऊपर है। गिरीश ने अपने हाथ में पकड़े चम्मच को नीचे रखते हुए विवान से कहा। विवान ने गिरीश की तरफ देखा और अचानक उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। बिल्कुल, जब तक आप मेरे नए थिएटर प्रोजेक्ट और फिल्म की मंजूरी के पेपर्स क्लियर कर देते हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं इस घर से तुरंत गायब हो जाऊंगा। मेरे यहाँ न रहने से परिवार में वैसी ही परफेक्ट शांति बनी रहेगी जैसी आप चाहते हैं। गिरीश ने एक गहरी सांस ली। वे विवान की इस बात से गुस्से के मारे जैसे जल भुन गए। आखिरकार वह अभी एक छोटी बच्ची ही है, गिरीश ने गुस्से को दबाते हुए कहा। विवान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और बेहद तीखे लहजे में कहा, क्या आप वाकई दिल से ऐसा मानते हैं? आरुषि का बीता हुआ कल और आज अस्पताल वाला यह पूरा नाटक साफ गवाही दे रहा था कि मामले जितने सीधे दिखते हैं, उतने सरल है नहीं। इस खामोशी के बीच विवान मन ही मन आरुषि के पिछले कुछ घंटों के बर्ताव का बारीकी से विश्लेषण कर रहा था। वह उन छोटे छोटे बदलावों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो उसे उसकी पुरानी जिद्दी बहन से बिल्कुल अलग बना रहे थे। दूसरी तरफ गिरीश ने अब आगे कुछ न बोलना ही बेहतर समझा। वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि आरुषि अब अपना पूरा ध्यान एक्टिंग में लगाए और घर में कोई नया बखेड़ा खड़ा न करे। अगर वह आगे कोई तमाशा नहीं करेगी, तो वे उसे सिंघानिया परिवार की बेटी होने के नाते उसका पूरा हक और जायदाद का हिस्सा जरूर देंगे। अध्याय 4, ममता का एहसास। इस शरीर की पुरानी यादों के सहारे आगे बढ़ते हुए आरुषि अपने कमरे के अंदर आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। कमरा बेहद विशाल था, इतना बड़ा कि उसकी पिछली दुनिया के उस 2 BHK 2 BHK फ्लैट से भी बड़ा था, जिसे उसने पाई जोड़कर और पेट काटकर बड़ी मुश्किल से खरीदा था। कमरे का इंटीरियर बहुत ही आरामदायक और खूबसूरत था, और यहाँ तक कि उसमें एक बड़ा और शानदार वॉकिंग क्लोजेट, कपड़ों और जूतों के लिए अलग कमरा भी था। वह अभी इस आलीशान कमरे को देखकर हैरान हो ही रही थी कि अचानक उसके फोन पर पैसे आने का एक नोटिफिकेशन टोन बजा। आरुषि ने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। सबसे पहले उसकी नजर अंकों के पीछे लगे शून्यों, जीरोस पर पड़ी। जब उसने ध्यान से गिना, तो आश्चर्य के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरे 30 लाख रुपए। उसे इस शरीर की यादों से थोड़ा बहुत अंदाजा था। सौतेले पिता गिरीश सिंघानिया के असिस्टेंट आमतौर पर हर महीने उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर 20 लाख रुपए देते थे, लेकिन इस बार यह रकम 30 लाख क्यों थी? क्या इस महीने से उनकी पॉकेट मनी बढ़ा दी गई थी? इंसान को मानना पड़ेगा कि इस शरीर की असली मालकिन वाकई बेहद नासमय थी। भले ही गिरीश ने बाहरी दुनिया के सामने कभी खुलकर यह ऐलान नहीं किया था कि वह सिंघानिया परिवार की बेटी है, लेकिन जो ऐशो आराम और पॉकेट मनी वे उसे देते थे, वह किसी असली वारिस और अमीर खानदान की बेटी से कम नहीं थी। आरुषि, तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? माँ अमृता जब सीढ़ियों से ऊपर आईं,
तो उन्होंने आरुषि को दरवाजे पर ही इस तरह हैरान खड़ा देखा। आरुषि अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने आगे बढ़कर माँ अम्विता का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर कमरे के अंदर ले आई। दरवाजा बंद करने के बाद आरुषि ने अपना फोन निकाला और अम्विता को वो ट्रांजैक्शन मैसेज दिखाते हुए पूछा, माँ, क्या अंकल गिरीश ने हमारी पॉकेट मनी बढ़ा दी है? अम्विता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे हाल ही में अस्पताल में भर्ती होने की वजह से गिरीश ने अपने असिस्टेंट से कहकर तुम्हें इस बार 10 लाख रुपए अतिरिक्त एक्स्ट्रा भिजवाए हैं। अगर तुम्हें यह कम लगे तो माँ तुम्हें और पैसे दे देगी। वैसे भी तुमने अब एक्ट्रेस बनने का फैसला किया है तो तुम्हें बहुत सी नई चीजें खरीदनी होंगी और उसमें काफी खर्चा होगा। यह कहते हुए अम्विता ने अपना फोन निकाला और सचमुच आरुषि के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी करने लगी। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आरुषि ने हड़बड़ाकर अम्विता को रोकना चाहा, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ ये 2 शब्द ही निकल पाए। बाकी की बात उसके गले में ही अटक कर रह गई और बाहर नहीं आ सकी। उसे अपनी पिछली जिंदगी का वो दौर आज भी अच्छी तरह याद था, जब उसने 1 महीने तक एक पार्ट टाइम जॉब में प्रति घंटे 8 रुपए के हिसाब से खून पसीना बहाकर बड़ी मुश्किल से 1000 रुपए कमाए थे। लेकिन जब उसकी सगी माँ को इस बात का पता चला तो उन्होंने आरुषि से वो सारे पैसे छीन लिए और उसके छोटे भाई को दे दिए ताकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जा सके। उस अनुभव का दर्द उसके दिलो दिमाग पर इतनी गहराई से छपा था कि ऐसा लगता था मानो वो तकलीफ किसी की आत्मा पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है और कभी पीछा नहीं छोड़ती। अपनी असली जिंदगी में बार बार अपनों से धोखा और निराशा मिलने के बाद उसने परिवार के प्यार की उम्मीद करना ही छोड़ दिया था। लेकिन आज इस नई दुनिया में उसे वही अनमोल ममता और परवाह दोबारा महसूस हो रही थी। आरुषि। अम्विता ने नोटिस किया कि आरुषि के चेहरे के भाव कुछ बदले हुए हैं और वे बड़ी फिक्र से उसे देखने लगीं। आरुषि की आंखों में आंसू भर आए। उसने बिना कुछ सोचे अचानक आगे बढ़कर अम्विता को कसकर गले से लगा लिया। उसने अपना सिर अम्विता के गले में छुपा लिया और बेहद भारी आवाज में कहा, माँ, मैं आपको हमेशा बहुत खुश रखूंगी। अम्विता आरुषि के इस बदले हुए रूप और गहरी भावनाओं को पूरी तरह समझ तो नहीं पाई, फिर भी अपनी बेटी के मुंह से ये बातें सुनकर उनका दिल भर आया। उन्हें अपनी बेटी के इस सीधे और शांत स्वभाव को देखकर एक सुकून मिला जो उन्होंने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। कमरे की इस शांति में मां बेटी ने दिल खोलकर बातें की। आरुषि को अब आराम की जरूरत थी, इसलिए अपनी बात पूरी करने के बाद अम्विता चुपचाप कमरे से बाहर आ गईं। कमरे से बाहर आते ही अम्विता ने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए आरुषि के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जब आरुषि ने फोन देखा तो वह मां के इस लाड को देखकर भावुक भी हुई और उसे हंसी भी आ गई। हालांकि उसने मां के वो पैसे अपने पास नहीं रखे और तुरंत उन्हें वापस ट्रांसफर कर दिए। उसने अम्विता को एक प्यारा सा मैसेज भी भेजा, मां, आपको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब खुद पैसे कमा सकती हूँ और जब मैं पैसे कमाने लगूंगी तो हर महीने आपको पॉकेट मनी दिया करूंगी। अपने और गिरीश के कमरे में वापस लौटकर जब अम्विता ने आरुषि का यह मैसेज पढ़ा तो उनका सीना गर्व और ममता से चौड़ा हो गया। अरे, ऐसी क्या अच्छी खबर मिल गई जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही नहीं रुक रही? गिरीश ने अपनी पत्नी के चेहरे पर इतनी बड़ी खुशी देखकर पूछा। अम्विता ने एक पल के लिए सोचा और अपना फोन गिरीश की तरफ बढ़ा दिया। आरुषि ने जो एक्सीडेंट का नाटक रचा था वह बात शायद इस घर के मुखिया से छिपी नहीं रही होगी, इसलिए अम्विता चाहती थी कि वे अपनी बेटी की एक अच्छी और सुधर चुकी छवि गिरीश के सामने पेश करें। जब गिरीश ने आरुषि का वह मैसेज देखा तो उनकी आंखों में कुछ पलों के लिए हैरानी और शक का भाव चमका, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आरुषि अब वाकई बड़ी और समझदार हो गई है। उसे अपनी मां की फिक्र करना आ गया है। वह तो अपने बाकी भाई बहनों से भी ज्यादा समझदार निकली। हालांकि गिरीश की इन तारीफों के पीछे एक बहुत ही बारीक और न दिखने वाला मलाल और ईर्ष्या छिपी हुई थी। अम्विता ने शालीनता से अपने पति की बातों का जवाब दिया और फिर गिरीश के तीनों सगे बच्चों की भी जमकर तारीफ की ताकि घर का संतुलन बना रहे। लेकिन अंदर ही अंदर
अमृता गिरीश के जीने के तरीके और इतिहास के बारे में सोचने लगीं। शादी से लेकर बच्चों तक गिरीश ने हमेशा सिर्फ अपने करियर और बिजनेस साम्राज्य को ही सबसे ऊपर रखा था। उनके तीनों बच्चे अलग अलग 3 शादियों, 3 अलग माताओं से हुए थे। एक ऐसी स्थिति जिसे गिरीश सिर्फ व्यापारिक और पारिवारिक समझौतों का एक स्वाभाविक नतीजा मानते थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि इन शादियों और तलाकों का उन बच्चों के मासूम दिलों पर क्या असर पड़ा होगा। अपने पति के इस उदाहरण को सामने देखते हुए अमृता ने मन ही मन यह कसम खाई कि वे अपनी बेटी आरुषि को कभी भी ऐसे किसी समझौते या जबरदस्ती की शादी के जाल में नहीं फंसने देंगी। वे हर हाल में उसकी रक्षा करेंगी। अध्याय 5 लतिका को सबक। मां अमृता के जाने के बाद आरुषि नहाने चली गई। जब वह बाहर आई तो उसका फोन संदेशों, मैसेजेस की बौछार से भरा पड़ा था। लतिका, आरुषि, क्या हुआ? तुमने अचानक अपना इरादा क्यों बदल दिया? लतिका, हमने इस एक्सीडेंट की प्लानिंग इतने लंबे समय से की थी। यह बहुत ही दुर्लभ मौका है। अगर हमने आज यह चांस गंवा दिया तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लतिका की तरफ से ऐसे कई और मैसेज आए हुए थे जिनमें सिर्फ यही सवाल किया गया था कि उसने अपना मन क्यों बदला और उसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए उकसाया जा रहा था। इस एक्सीडेंट वाले ड्रामे का असली मकसद सिर्फ बाहरी दुनिया को अपनी पहचान दिखाना ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक बेहद खास और अमीर छवि स्थापित करना भी था। असली आरुषि ने अपने लिए एक अमीर खानदान की रईस बेटी वाली इमेज डिजाइन की थी। मूल उपन्यास में वह इस चाल में कामयाब भी रही थी। हालांकि चूंकि उसने जानबूझकर एक नकली अमीर और घमंडी छवि बनाई थी, इसलिए उसने अनजाने में उपन्यास की असली मुख्य अभिनेत्री फीमेल लीड ईशा को उकसा दिया था। ईशा असल में एक बहुत ही रईस और बड़े खानदान की सगी बेटी थी। इस शरीर की असली मालकिन के पास ईशा की ताकत और रुतबे के सामने टिकने का कोई रास्ता नहीं था। नतीजा यह हुआ कि अंत में उसे फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह हाथ धोना पड़ा और उसका करियर बर्बाद हो गया। आरुषि ने ठंडे दिमाग से टाइप किया, लतिका, प्लान कैंसिल हो गया है। मेरी मैनेजर ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी नकली इमेज बनाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इससे बेहतर है कि पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग पर लगाया जाए। दूसरी तरफ लतिका ने आरुषि के इस मैसेज को बार बार पढ़ा। उसे लगा कि हाल ही में हुए इस कार एक्सीडेंट की वजह से आरुषि का दिमाग ठिकाने नहीं है। यह नया प्लान कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। एक्टिंग पर ध्यान देने के लिए आरुषि के पास वैसा हुनर भी तो होना चाहिए था। लतिका ने आरुषि को बहुत देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन आरुषि का रवैया बिल्कुल टस से मस न होने वाला था। झुएलाकर लतिका ने अपना फोन सोफे पर फेंक दिया। कुछ देर शांत होने के बाद उसने अपने गुस्से को दबाया और उंगलियों को नचाते हुए एक नया मैसेज तैयार किया। लतिका, ठीक है, जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। लेकिन मैंने सुना है कि जब तुम अस्पताल में थी तब उस बड़े लग्जरी ब्रांड ने, जो सिंघानिया ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में है, तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के लिए अपने नए प्रोडक्ट्स भेजे थे। तुम वहां नहीं थी, इसलिए तुम्हारी बड़ी बहन रिया ने शायद सारे अच्छे अच्छे सामान पहले ही रख लिए होंगे। आरुषि ने अपने फोन पर यह मैसेज देखा और मन ही मन मुस्कुरा उठी। मानना पड़ेगा, यह लड़की दूसरों के कान भरने और आग लगाने में वाकई उस्ताद है। ऐसी सहेलियां आसपास हो तो कोई आश्चर्य नहीं कि इस शरीर की पहली मालकिन ने इतने बड़े बड़े बखेड़े खड़े किए थे। वह अभी कुछ जवाब टाइप कर ही रही थी कि लतिका का एक और मैसेज आ गया। लतिका, तुम्हारे सौतेले पिता ने आज तुम्हें पॉकेट मनी दी है ना? मैं कल तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलूंगी और हम वो सारे पैसे उड़ा देंगे, वरना वैसे भी तुम्हारा ही नुकसान होना है। इन बातों को पढ़कर आरुषि अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक पाई। ये बातें किसी छोटे बच्चे को बहलाने जैसी थीं। कितनी बेतुकी और हास्यास्पद सोच। सौतेले पिता से मिली पॉकेट मनी को शॉपिंग में उड़ाकर अपनी बहन से बदला लेना, यह लॉजिक ही पूरी तरह बकवास था। असल में लतिका रईस रायचंद खानदान की एक नाजायज संतान थी,
जिसे परिवार में सबसे नीचे का दर्जा मिला हुआ था। वह हमेशा अपनी बड़ी बहन की परछाई में जीती आई थी और सिंघानिया परिवार की सौतेली बेटी आरुषि की तुलना में उसका जीवन कहीं ज्यादा मुश्किलों और तानों से भरा था। इसके बावजूद लतिका के पास एक ऐसी चालाकी थी जिससे वह हमेशा आरुषि को अपनी उंगलियों पर नचाती थी और उसकी पॉकेट मनी से अपनी महंगी इच्छाएं पूरी करती थी। आरुषि ने मन ही मन सोचा, चलो ठीक है, कल तुम्हें जी भरकर शॉपिंग कराते हैं, पर इस बार पछतावा तुम्हें ही होगा। आरुषि ने लतिका की बात मान ली और दोनों ने कल मिलने का समय और मॉल तय कर लिया। अगले दिन घर पर दोपहर का खाना खाने के बाद आरुषि गाड़ी लेकर तय किए गए शॉपिंग मॉल पहुंच गई। जैसे ही वे मिले, लतिका ने बड़े उत्साह और बनावटी अपनेपन के साथ आरुषि को गले लगाया और इधर-उधर की बातें शुरू कर दीं। आरुषि ने भी थोड़ी देर तक बातचीत में शामिल होने का नाटक किया। लतिका का इरादा बिल्कुल साफ था। वह सीधे मॉल के सबसे महंगे लग्जरी ब्रांड्स वाले सेक्शन की तरफ बढ़ी। यह उनके लिए एक बेहद जानी पहचानी जगह थी। आरुषि को जब भी पॉकेट मनी मिलती थी, वह लगभग हर बार लतिका के साथ यहीं आती थी। दिखावे और घमंड से भरी पुरानी आरुषि हमेशा दुनिया के सामने खुद को एक बेपरवाह और बेहिसाब पैसा उड़ाने वाली रईस लड़की दिखाना चाहती थी। इसलिए लतिका जो कुछ भी पसंद करती थी, उसका बिल हमेशा आरुषि ही चुकाती थी। स्टोर के कर्मचारी, अटेंडेंट्स ने मुस्कुराकर दोनों का आदर सत्कार किया और उन्हें इस सीजन के सबसे नए और महंगे सामान दिखाने के लिए आगे बढ़े। आरुषि ने हाथ के इशारे से उन्हें मना करते हुए कहा, नहीं शुक्रिया, हम खुद ही देख लेंगे। स्टोर के कर्मचारियों को भेजने के बाद आरुषि आराम से हाथ बांधकर लतिका के पीछे पीछे चलने लगी। लतिका जैसे ही स्टोर के अंदर आगे बढ़ी, उसे हर काउंटर पर कोई न कोई चीज पसंद आने लगी। देखते ही देखते उसने बैग्स, जूते और महंगे कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर लगा लिया। आरुषि ने मन ही मन तुरंत एक रफ हिसाब लगाया। लतिका ने जो सामान चुना था, उसकी कीमत उसकी इस महीने की पॉकेट मनी के आधे से भी ज्यादा थी। लतिका तो वाकई उसे एक बकरा पुशोवर समझ बैठी थी। जब लतिका ने अपनी पसंद की सारी चीजें समेट लीं, तो वह मुड़ी और उसने देखा कि आरुषि के हाथ पूरी तरह खाली थे। उसने बड़े अचरज से पूछा, आरुषि, तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया? तुम्हारी पसंद की चीजें कहाँ है? आरुषि के चेहरे पर एक बेहद स्वाभाविक और हल्का सा अफसोस भरा भाव आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं खरीदना चाहूँ। क्या तुम्हारी शॉपिंग पूरी हो गई? अगर तुमने सब चुन लिया है, तो तुम जाकर बिलिंग करा सकती हो। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यह कहते हुए आरुषि ने बड़े सलीके से अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और कैश काउंटर की तरफ इशारा कर दिया। लतिका यह देखकर बिल्कुल भौंचक्की रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अतीत में तो ऐसा होता था कि लतिका के बिना कहे ही आरुषि सारा बिल खुद आगे बढ़कर चुका देती थी। इस बार पासा कैसे पलट गया? आरुषि की तरह लतिका के पास हर महीने लाखों की पॉकेट मनी नहीं आती थी। जो थोड़ा बहुत पैसा उसे मिलता भी था, उसे वह अपने भविष्य के लिए बचाकर रखती थी ताकि अगर कभी उसे रायचंद परिवार से बाहर निकाल दिया जाए, तो वह दाने दाने को न तरसे। आरुषि, असल में आज अपने साथ इतने पैसे लेकर नहीं आई हूँ। क्या तुम अभी के लिए ये पैसे मुझे उधार दे सकती हो? लतिका ने हिचकिचाते हुए अपनी किस्मत आजमाने के लिए आखिरी दाव खेला। आरुषि ने मन ही मन जोर का ठहाका लगाया और सोचा, वाह, कितने प्यारे शब्द हैं। अभी के लिए उधार दे सकती हो। क्या तुम यह पैसा कभी जिंदगी में वापस लौटाने वाली हो? आरुषि ने चेहरे पर एक बेहद मासूम और माफी मांगने वाला भाव लाया और कहा, आई एम सो सॉरी लतिका, मैं भी आज जल्दबाजी में अपने साथ कोई कार्ड या कैश लाना भूल गई हूँ। उसकी एक्टिंग बिल्कुल लाजवाब और त्रुटिहीन, फ्लॉलेस थी। आरुषि ने मन ही मन इस शानदार एक्टिंग के लिए खुद को पूरे 100 नंबर दिए। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि मॉल के उस कोने में जो कुछ भी ड्रामा चल रहा था, उसे थोड़ी ही दूरी पर खड़े दो लोग बड़े गौर से देख रहे थे। अध्याय 6, पहली मुलाकात।
स्टोर के कर्मचारियों की तीखी और परखती हुई नजरों को महसूस कर लतिका का चेहरा शर्म के मारे लाल हो रहा था। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि वह हाथों में सामान का इतना बड़ा ढेर लेकर कैश काउंटर की तरफ बढ़ेगी, लेकिन वह भला इतना सारा महंगा सामान कैसे खरीद सकती थी। आरुषि और स्टोर के कर्मचारियों की चौकस नजरों के सामने उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और काउंटर की तरफ कदम बढ़ाए। कैशियर ने उसे पास आते देख मुस्कुराकर पूछा, मैम, क्या हम इन सारे सामानों को आपके लिए पैक कर दें? नहीं, अभी नहीं, लतिका ने थूक निगलते हुए जवाब दिया। अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाते हुए लतिका ने उन सारे चुनिंदा सामानों को काउंटर पर फैला दिया और एक एक चीज पर उंगली रखकर उनमें कमियां निकालना शुरू कर दिया ताकि उसकी इज्जत बची रहे। इस वाले बैग की चेन की लंबाई बहुत छोटी है, इसे कंधे पर टांगना आरामदायक नहीं होगा, सो मैं इसे नहीं लूंगी। इस ड्रेस का फैब्रिक मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। कहानियां बनाते बनाते अंत में लतिका ने उस पूरे ढेर में से सिर्फ एक छोटा सा वॉलेट खरीदा। उसे लग रहा था कि ऐसा नाटक करने से लोग सोचेंगे कि उसने सामान पैसों की कमी की वजह से नहीं, बल्कि प्रोडक्ट्स में खराबी की वजह से नहीं खरीदा। हालांकि वह इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उसकी यह चालाकी वहां मौजूद हर शख्स की समझ में आ चुकी थी। स्टोर के कई कर्मचारी मन ही मन उससे चिढ़ रहे थे। अगर उनकी नौकरी और प्रोफेशनलिज्म आड़े न आता तो वे उसे कब का सुना चुके होते। जब खरीदने की औकात नहीं थी तो यहाँ आकर इतना बड़ा रईस बनने का नाटक करने की क्या जरूरत थी। ये सारे ब्रांडेड सामान वेयरहाउस से निकलने से पहले कई बार चेक होते हैं, इनकी क्वालिटी पर शक करना बेवकूफ़ी थी। आरुषि को अंदाजा नहीं था कि लतिका अंत में अपनी लाज बचाने के लिए यह रास्ता चुनेगी, और यह देखकर उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उस मॉल के उस कोने से थोड़ी ही दूरी पर खड़े विहान मल्होत्रा और आरव सिंघानिया इस पूरे तमाशे को देख रहे थे। विहान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक बेहद बारीक न दिखने वाली मुस्कुराहट चमक रही थी। वह अपने बगल में खड़े शख्स की तरफ मुड़ा और हल्के लहजे में पूछा, क्या वह तुम्हारी बहन है? आरव ने उसकी तरफ देखा और सपाट आवाज में जवाब दिया, हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? विहान ने सहजता से कहा, तुम्हारी बर्थडे पार्टी में एक बार देखा था, पर आज वह पहले से काफी बदली हुई लग रही है। आरव को भी अंदर ही अंदर कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। सच तो यह था कि उसे अपनी इस सौतेली बहन से कोई सरोकार नहीं था, और जहां तक वह उसे जानता था वह कोई बहुत पसंद की जाने वाली लड़की नहीं थी। उसे हमेशा अपनी सगी बहन समीक्षा से लाइमलाइट चुराने की आदत थी। आरव की पिछली बर्थडे पार्टी में जब वह आई थी तो उसका व्यवहार किसी ऐसे मोर की तरह था जो हर हाल में बस खुद को दूसरों के सामने प्रदर्शित करना चाहता हो। उस तमाशे के बाद से आरव ने कभी घर पर अपनी बर्थडे पार्टी नहीं रखी थी और नहीं कभी आरुषि को दोबारा इनवाइट किया था। चलो चले, आरव ने वहां से कदम आगे बढ़ा दिए। वह तुरंत वहां से निकल जाना चाहता था। विहान ने भी बिना कुछ कहे उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। इधर लतिका ने स्टोर अटेंडेंट के हाथ से छोटे से वॉलेट का गिफ्ट बैग लिया। अब उस दुकान में एक पल भी रुकने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वह जैसे ही मुड़ी, उसकी नजर थोड़ी दूरी पर जाते हुए दो शानदार कद्दों वाले पुरुषों पर पड़ी। उनकी पीठ देखते ही लतिका की आंखों में एक अजीब सी चमक और खुशी आ गई। उसने बिना एक पल गवाए बगल में खड़ी शांत आरुषि का हाथ पकड़ा और लगभग दौड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ गई। सिंघानिया साहब, यह देखकर कि वे दोनों बस निकलने ही वाले हैं, लतिका ने जोर से आवाज दी। तब जाकर आरुषि की नजर उन दोनों पर पड़ी। इस शरीर के बड़े भाई आरव सिंघानिया का लुक, उनका रुतबा और उनका बैकग्राउंड वाकई शहर में सबसे अव्वल दर्जे का था। उपन्यास की मूल कहानी में आरुषि को इसी भाई के कारण अफ्रीका डिपोर्ट किया गया था। सिंघानिया खानदान के इस सबसे बड़े और खतरनाक वारिस को अचानक अपने सामने देखकर आरुषि के दिल में एक हल्की सी घबराहट पैदा हो गई। लेकिन चूंकि उन्होंने एक दूसरे को देख लिया था, इसलिए अब नजरें चुराना मुमकिन नहीं था। उसे आगे बढ़कर ग्रीट करना ही होगा, वरना क्या पता उसके अफ्रीका जाने का टिकट उम्मीद से पहले ही कट जाए। बड़े भैया,
आरुषि ने खुद को संभालते हुए बेहद शांत आवाज में पुकारा। जहां तक आरव के बगल में खड़े दूसरे शख्स की बात थी, आरुषि उसे पहचान नहीं पा रही थी और बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। आरुषि ने चुपचाप उस अजनबी का आकलन किया। वह व्यक्ति दिखने में असाधारण था और उसके पूरे वजूद से एक रईसाना और राजसी गंभीरता छलक रही थी। वह यकीनन कोई बहुत बड़ी हस्ती था, लेकिन इस शरीर की यादों में इस इंसान को लेकर कोई पुराना जिलू नहीं था। तभी अचानक कुछ बेहद अजीब हुआ। विहान और आरव दोनों के कदम जहां के तहां ठिठक गए। वे दोनों अभी इस बात पर हैरान हो ही रहे थे कि तभी आरुषि के सिर के ठीक ऊपर हवा में तैरती हुई अक्षरों की एक और नई लाइन चमक उठी। विहान एकदम अवाक रह गया, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। आरव, अगर यह घटना सिर्फ एक बार हुई होती तो वे इसे अपनी आंखों का धोखा मानकर भूल सकते थे, लेकिन यह लगातार दूसरी तीसरी बार था और इसे महज एक इत्तेफाक कह देना नामुमकिन था। तो फिर यह सब चल क्या रहा था? अपने इस गहरे शक को दूर करने के लिए उन दोनों ने अपनी नजरें आरुषि के बगल में खड़ी लतिका पर टिकाईं, लेकिन लतिका के सिर के ऊपर या उसके आसपास उन्हें कोई भी असामान्य चीज दिखाई नहीं दी। इसका सीधा सा मतलब था कि यह अजीबोगरीब सबटाइटल्स सिर्फ और सिर्फ आरुषि के सिर के ऊपर ही दिखाई दे सकते थे। लतिका जो इतनी तेजी से दौड़कर आई थी, उसने जब देखा कि वे दोनों पुरुष उसकी बजाय सिर्फ आरुषि को घूर रहे हैं, तो उसे अंदर ही अंदर थोड़ी जलन महसूस हुई। लेकिन जब उन दोनों ने एक साथ अपनी नजरें घुमाकर लतिका की तरफ देखा, तो लतिका के दिल में उम्मीद का एक नया दिया जल उठा। उसका चेहरा शर्म से हल्का गुलाबी हो गया और उसने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना धीमा और कोमल बनाते हुए कहा, आरव जी, विहान जी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप दोनों महाशय इस मॉल में मिल जाएंगे। यह तो मेरा सौभाग्य है। जैसे ही लतिका के मुंह से वो नाम निकला, आरुषि के दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई और वह समझ गई कि यह दूसरा शख्स कौन है। विहान मल्होत्रा खानदान का इकलौता वारिस, जो इस पूरे शहर का सबसे बड़ा, रईस और प्रतिष्ठित कुलीन परिवार था। वह आरव का सबसे पक्का और लंगोटिया यार था। मूल उपन्यास में विहान एक बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली किरदार था जो कहानी में बहुत कम सामने आता था, लेकिन जब भी आता था पूरी महफिल में तहलका मचा देता था। अध्याय 7, मैनेजर के सामने सच का खुलासा। मॉल से निकलने के बाद विहान और आरव के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। अलग होने से पहले दोनों ने एक दूसरे को बेहद अजीब नजरों से देखा और फिर चुपचाप अपनी आंखें चुरा लीं। वे भला इस विषय पर क्या बात करते? क्या वे सीधे एक दूसरे से यह पूछते, क्या तुमने भी आरुषि के सिर के ऊपर तैरते हुए सबटाइटल्स देखे? अगर वे ऐसा पूछते तो वे दोनों एक दूसरे को पागल ही समझते। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी सत्यता धीरे धीरे खुद परख कर ही जानी जा सकती है। दूसरी तरफ आरुषि और लतिका ने भी अपनी शॉपिंग को और आगे न बढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही वे मॉल के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने वाले थे, लतिका ने अचानक आरुषि को रोक लिया। आरुषि, मैं कुछ सोच रही थी। समीक्षा से आगे निकलने के लिए तुम्हें कंपनी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। लतिका की बात सुनकर आरुषि ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। वह बेहद शांत चेहरे के साथ लतिका को देखने लगी और इंतजार करने लगी कि लतिका अब अपनी कौन सी नई और बेतुकी योजना सामने रखने वाली है। मेरा मानना है कि तुम्हें अपने बड़े भाई आरव को अपने पक्ष में कर लेना चाहिए। सिंघानिया परिवार में चल रही इस अंदरूनी जंग में तुम्हारे बड़े भाई के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर तुम उनके साथ अच्छे रिश्ते बना लेती हो, तो जैसे ही तुम्हारे सौतेले पिता अपनी गद्दी छोड़ेंगे, असली जीत तुम्हारी ही होगी। लतिका का यह नया आइडिया सुनकर आरुषि का मन किया कि वह खड़े होकर तालियां बजा दे। असल में आरुषि ने भी एक बार ऐसा ही कुछ सोचा था कि अगर वह आरव के साथ अपने रिश्ते सुधार ले, तो शायद वह अफ्रीका भेजे जाने के लांछन से बच सकती है। लेकिन आरव को खुश करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। क्या पता उसकी यह कोशिश उल्टी पड़ जाए और आरव उसे और पहले घर से निकाल दे। वैसे भी आरुषि अपने इस फैसले पर अड़िग थी कि उसे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना है, आत्मनिर्भर बनना है
और सिंघानिया परिवार के तीनों सगे भाई बहनों की आपसी लड़ाई से खुद को कोसों दूर रखना है। रहने दो। पास्ट में हमारे बीच बहुत बुरे झगड़े हुए हैं। अब इस दलदल में पैर फंसाने से चीजें सिर्फ और सिर्फ उलझेंगी, आरुषि ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। आरुषि का यह जवाब सुनकर लतिका के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखने लगी। कल जब से आरुषि बिना बताए अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी, लतिका को उसके बर्ताव में एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। आरुषि पहले तो लतिका की हर बात को बिना सोचे समझे मान लेती थी, लेकिन आज उसने न सिर्फ शॉपिंग का बिल देने से मना कर दिया, बल्कि उसकी इस बेहतरीन सलाह को भी सीधे ठुकरा दिया। आरुषि, आज तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें अब सिंघानिया परिवार की जायदाद में अपना हक नहीं चाहिए? तुम्हारी माँ ने सिंघानिया परिवार में शादी की है, इस नाते तुम भी इस संपत्ति की कानूनी वारिस हो। तुम्हें सिंघानिया खानदान की जायदाद का हिस्सा मिलना ही चाहिए। लतिका की यह बात सुनकर आरुषि अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक पाई। उसे सचमुच यह सोचकर अचरज हो रहा था कि इस शरीर की पहली मालकिन का दिमाग आम इंसानों से कितना अलग था, जो वह लतिका की इन बकवास और खोखली बातों में आ जाती थी। लतिका, मेरा पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्टिंग करियर को संवारने पर है। जहां तक इन पारिवारिक और कानूनी पेचीदगियों की बात है, मैं इनके बारे में भविष्य में कभी देखूंगी। लतिका ने घबराकर आरुषि का हाथ पकड़ लिया। उसका लहजा अब उतावला हो चुका था। आरुषि, क्या तुम बड़े भाई आरव को मनाने से डर रही हो? तुम फिक्र मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। हम सबसे पहले उनकी पसंद नापसंद का पता लगाएंगे। चूंकि तुम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हो, तो तुम्हारी थोड़ी सी समझदारी और बारीक नजर से उनकी सारी आदतें सामने आ जाएंगी। लतिका की इस साफ चाल को देखकर आरुषि ने मन ही मन अपनी आंखें मटका लीं। लतिका का इरादा बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। वह आरुषि की मदद करने के बहाने आरव सिंघानिया के करीब आना चाहती थी और उसकी पसंद नापसंद जानना चाहती थी। लतिका, शायद तुम्हें पता नहीं है, पर मेरे बड़े भैया बहुत कम ही हमारे पुश्तैनी बंगले पर रहने आते हैं, इसलिए इस आइडिया को यही ड्रॉप कर दो। आरुषि ने बिना किसी हिचकिचाहट के दो टूक जवाब दे दिया। लतिका की लगातार कोशिशों के सामने वह टस से मस नहीं हुई। आखिरकार लतिका का सब्र जवाब दे गया और वह गुस्से और तल्खी के साथ आरुषि से अलग होकर चली गई। आरुषि के चेहरे पर इसके बाद भी कोई शिकन नहीं थी। वह आराम से गाड़ी में बैठी और अपने घर की तरफ निकल गई। लतिका से सीधे तौर पर रिश्ता तोड़ना या दुश्मनी मोल लेना उसकी तात्कालिक योजना नहीं थी। वह जानती थी कि लतिका को अपने आसपास बनाए रखना जरूरी है, ताकि वह उन सभी कीमती सामानों और गहनों को वापस हासिल कर सके जो लतिका ने पुरानी आरुषि को बेवकूफ बनाकर ऐंठे थे। इतनी आसानी से लतिका को छोड़ देना आरुषि के सिद्धांतों के खिलाफ था। हालांकि आरुषि को कोई जल्दी नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि अपनी लालची फितरत के कारण लतिका बहुत जल्द खुद दोबारा उससे संपर्क करेगी। घर के रास्ते में आरुषि का फोन बजा। स्क्रीन पर उसके टैलेंट मैनेजर दानिश का नाम आ रहा था। दानिश इस उपन्यास की कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह एक बेहद काबिल और मझा हुआ मैनेजर था, जिसने फिल्म जाउडाल इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। मूल कहानी में आरुषि दानिश को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और कभी उसकी सलाह नहीं मानती थी। नतीजा यह हुआ था कि बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए और दानिश को इस उपन्यास की मुख्य हीरोइन ईशा ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था। आरुषि ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से दानिश की गंभीर आवाज गूंजी, आरुषि, उन तस्वीरों का क्या हुआ? बिना किसी सबूत या फोटोज के फिल्म इंडस्ट्री में कौन इस बात पर यकीन करेगा कि तुम सचमुच एक रईस और शाही खानदान की बेटी हो? आरुषि ने शांति से जवाब दिया, दानिश, अब वैसी कोई तस्वीरें नहीं आने वाली। मैं इंडस्ट्री में ऐसी कोई भी झूठी और दिखावे की इमेज नहीं बनाना चाहती। दिखावा? दानिश की आवाज में साफ हैरानी और गुस्सा था। शुरुआत में यह तुम्हारा ही आइडिया था कि हम तुम्हें इस प्रोफाइल के साथ लॉन्च करेंगे, और सिंघानिया परिवार की बेटी होने के नाते यह कोई झूठ तो नहीं है। आरुषि का दानिश से कुछ भी छुपाने का कोई इरादा नहीं था। उसने सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा,
दानिश, मैं सिंघानिया परिवार की सगी वारिस नहीं हूँ, बल्कि उनकी सौतेली बेटी हूँ। यह दिखावे की पहचान आज नहीं तो कल एक झूठ बनकर सबके सामने आ ही जाएगी और तब मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक झूठी पहचान के सहारे आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर और सुरक्षित रास्ता यह है कि मैं पूरी ईमानदारी से अपनी एक्टिंग और हुनर पर ध्यान दूं। अध्याय 8, ऑडिशन का मौका। दानिश ने बात आगे बढ़ाने से पहले कुछ सेकंड की खामोशी बनाए रखी, फिर बोला, चलो, यह भी अच्छा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपके परिणाम ही आपको एक अजेय पायदान पर खड़ा करते हैं। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो किरदार की गहराइयों में बहुत ज्यादा नहीं जाती, इसलिए तुम जैसे न्यूकमर के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट है। मैं जल्द ही इसे तुम्हारे पास रिव्यू के लिए भेजता हूँ। आरुषि तुरंत राजी हो गई। दानिश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हालांकि मैंने इस रोल के लिए एक ऑडिशन पक्का कर लिया है, लेकिन तुम्हें यह रोल मिलेगा या नहीं, यह पूरी तरह से तुम्हारी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। मैं समझ गई, और मैं इसके लिए पूरी लगन से तैयारी करूंगी, आरुषि ने उसे भरोसा दिलाया। दूसरी तरफ से दानिश ने सोच विचार करते हुए सिर्फ हूँ कहकर जवाब दिया। उसे ऐसे कलाकार पसंद थे जो काम को लेकर सहयोगात्मक रवैया दिखाते थे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दौरान जब उसकी आरुषि से छोटी सी मुलाकात हुई थी, तो उसे उसका बेहद घमंडी बर्ताव याद था। अगर कंपनी का अरेंजमेंट न होता, तो शायद वह उसके साथ काम करने के बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन आज की इस फोन कॉल का लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। शायद आरुषि को लेकर उसका पुराना नजरिया महज एक पूर्वग्रह था। इन बातों को एक तरफ रखते हुए दानिश ने अपने मौजूदा काम पर ध्यान लगाया। उसने आरुषि के ऑडिशन के लिए जिस किरदार को चुना था, वह एक घमंडी और रईस लड़की का था, जो उसकी पिछली मुलाकात वाली आरुषि की पर्सनालिटी से काफी मेल खाता था। उसने उसे एक मौका दे दिया था, अब यह आरुषि पर था कि वह इसे कैसे भुनाती है। ओह, एक और बात, कंपनी ने तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट तय की है। जब भी तुम्हें सहूलियत हो, एक बार ऑफिस आ जाना, दानिश ने फोन रखने से पहले जोड़ा। बिल्कुल, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा कंपनी आऊंगी। दानिश अपने काम में बहुत पक्का और तेज था। फोन कटने के कुछ ही देर बाद आरुषि के इनबॉक्स में स्क्रिप्ट आ गई। गाड़ी की बंद खिड़कियों के बीच उस पर सरसरी नजर डालते हुए आरुषि को मन ही मन यह मानना पड़ा कि दानिश उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार कर रहा था। काम शुरू करते ही उसने उसे सेकंड फीमेल लीड, दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रोल के लिए ऑडिशन का चांस दिया था। हालांकि यह किरदार स्वभाव से बहुत प्यारा नहीं था, लेकिन इसकी पर्सनालिटी में कई शेड्स थे। इसके अलावा इसका बारीकी से विश्लेषण करने के बाद यह किरदार पूरी तरह से चिढ़ पैदा करने वाला भी नहीं था। वह एक रईस खानदान की घमंडी बेटी थी, और क्या आरुषि के अपने आसपास ऐसा कोई किरदार नहीं था। इस सिंघानिया खानदान की असली वारिस, उसकी सौतेली बहन समीक्षा, बिल्कुल इसी स्वभाव की जीती जागती मिसाल थी। आरुषि ने सोचा कि वह इस किरदार को निभाने की प्रेरणा समीक्षा से ले सकती है, लेकिन कल रात घर लौटने पर उसकी समीक्षा से मुलाकात नहीं हुई थी। वह शायद पुश्तैनी बंगले पर नहीं रुक रही थी। वैसे भी इस शरीर की असली मालकिन को हमेशा समीक्षा को उकसाने और तंग करने में मजा आता था। इस नाते सिंघानिया परिवार की बड़ी बेटी शायद उसके साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहेगी। आरुषि ने एक ठंडी सांस ली। अब उसे खुद के दम पर ही इस किरदार को समझना होगा। जब वह घर लौटी, तो वहां सिर्फ उसकी मां अमृता मौजूद थी। अपनी बेटी को वापस आया देख अमृता किचन से उसके लिए ठंडी ठंडी मूंग दाल का सूप ले आईं। बाहर की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए यह एक बेहतरीन चीज थी। आरुषि का सिर बाहर की झुलसाने वाली धूप के कारण चकरा रहा था। मूंग दाल का यह ठंडा सूप बिल्कुल सही समय पर आया था। आरुषि ने बेहद सुकून के साथ उस सूप का आनंद लिया। अपनी बेटी का रंग थोड़ा उड़ा हुआ देखकर अमृता अपनी चिंता छुपा नहीं पाई और बोली, मैंने तुम्हें सुबह बाहर जाने से मना किया था। तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, और बाहर इतनी भीषण गर्मी है। खुद को इस तपती धूप में झोंकने की कोई जरूरत नहीं थी।
आरुषि ने तेजी से हामी भरते हुए कहा, आप बिल्कुल सच कह रही हैं माँ। मुझे अब पछतावा हो रहा है। अगर मुझे पहले अंदाजा होता तो मैं आज बाहर कदम भी नहीं रखती। अब सोचने पर उसे लगा कि वह लतिका को सबक सिखाने का काम कुछ दिन बाद भी कर सकती थी। मैंने देखा कि तुम बिल्कुल खाली हाथ वापस आई हो। क्या आज तुमने कुछ भी नहीं खरीदा? अमृता ने आरुषि से पूछा। आरुषि ने अपना सिर हिलाया। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं खरीदा। मुझे वहाँ कुछ पसंद ही नहीं आया। अमृता कुछ पलों के लिए हिचकिचाई, फिर उन्होंने पूछा, और लतिका का क्या हुआ? लतिका का नाम सुनते ही आरुषि को स्टोर का वो बेहद शर्मिंदा करने वाला वाकया याद आ गया। लतिका को दूसरों के पैसों पर ऐश करने की गंदी आदत हो चुकी थी। आरुषि को अचरज हो रहा था कि लतिका ने पुरानी आरुषि को बेवकूफ बनाकर न जाने कितने महंगे सामान ऐंठे होंगे। भले ही आज का सफर इस झुलसाने वाले मौसम की वजह से थकाऊ था, लेकिन आरुषि को मजा आया था। बस वह तब थोड़ा डर गई थी जब उसकी मुलाकात अचानक आरव और विहान मल्होत्रा से हो गई थी। लतिका ने अपने लिए काफी सारी चीजें चुन ली थीं, लेकिन ऐन वक्त पर उसने बहाना बना दिया कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। आखिरकार उसने सिर्फ एक छोटा सा वॉलेट खरीदा। आरुषि ने अपने अंदर की जीत की खुशी को बड़ी चतुराई से छुपाते हुए बेहद सहज आवाज में जवाब दिया। यह सुनकर अमृता के चेहरे पर हैरानी और शक का भाव तैर गया। वे आरुषि और लतिका के बीच के समीकरण को बहुत अच्छे से समझती थीं। आरुषि के दिखावे के शौक और सहेलियों के साथ बाहर जाने पर सारा बिल खुद चुकाने की आदत का फायदा उठाकर लतिका हमेशा अपनी महंगी शॉपिंग का खर्चा आरुषि से ही उठवाती थी। इस बार आरुषि ने लतिका का बिल नहीं चुकाया। यह बात अमृता के लिए बिल्कुल अविश्वसनीय थी। आरुषि, क्या तुम्हारे पास पॉकेट मनी के पैसे कम पड़ रहे हैं? आरुषि ने माँ के चेहरे के बदलते भावों को ताड़ लिया और उसे एहसास हुआ कि पुरानी आरुषि लतिका को लेकर अपनी माँ से भी बातें छुपाती थी। इसी वजह से अमृता इतने फूंक फूंक कर कदम रख रही थी और घुमा फिराकर पूछ रही थी। उसने एक हल्की सांस ली। माँ, मेरे पास काफी पैसे हैं। बात बस इतनी है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे खर्चे और बढ़ने वाले हैं, इसलिए मुझे अभी से पैसे बचाने की जरूरत है। आज लतिका ने मुझसे उसका बिल चुकाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। यह सुनते ही अमृता के चेहरे पर एक राहत भरी और प्यारी सी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि आरुषि अब पहले की तुलना में वाकई बहुत समझदार और सुलझ गई थी। यह एक बहुत अच्छा संकेत था। अमृता का मन हुआ कि वे इस मौके का फायदा उठाकर आरुषि को लतिका से थोड़ी दूरी बना लेने की सलाह दें, लेकिन अंत में उन्होंने खुद को रोक लिया। हर चीज को धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना सही था। इस वक्त ज्यादा टोकने से कहीं आरुषि का पुराना विद्रोही रूप दोबारा बाहर न आ जाए।